ओके, आज देखते हैं यूजर मैनेज बैकअप एंड रिकवरी। इसमें पहले सारे कंसेप्ट देखेंगे। अच्छा, रिकवरी दो फेजेस में आप करते हैं। फर्स्ट फेज इज रिस्टोरेशन। बैकअप में से आपने फाइल्स एक्चुअल लोकेशन पे लेके आनी होती है, दिस इज कॉल्ड रिस्टोरेशन। एंड रीडू जब अप्लाई करते हैं तो आप रिकवर कर रहे होते हैं उसको, उस बैकअप को आगे लेके आ रहे होते हैं, उसके ऊपर आप चेंजेस अप्लाई करके मोस्ट रिसेंट पॉइंट इन टाइम तक लेके आते हैं उसको। फाइल लॉस की क्या क्या किस वजह से आपकी एक डाटा फाइल लॉस हो सकती है? यूजर एरर की वजह से, एप्लीकेशन एरर की वजह से, या मीडिया फेलियर की वजह से, डिस्क फेल होगी, या डीबीए से गलती से फाइल रिमूव होगी, या फाइल करप्ट होगी ओएस की वजह से, या किसी एप्लीकेशन की वजह से। दो तरह के फेलियर्स हैं, क्रिटिकल वर्सेज नॉन क्रिटिकल फेलियर्स। और नॉन क्रिटिकल फाइल लॉस इज वन वेयर द डेटाबेस कैन कंटिन्यू टू फंक्शन। तो आपने याद रखना है कि जब भी आपकी सिस्टम और अनडू के अलावा अदर देन सिस्टम और अनडू टेबल स्पेस के अलावा अगर कोई डाटा उसकी किसी और टेबल स्पेस की फाइल मिस होती है, वो नॉन क्रिटिकल है। मतलब आपके लिए क्रिटिकल हो सकती है क्योंकि उसमें डाटा है, लेकिन ओरेकल के लिए, ओरेकल के डेटाबेस के लिए वो एक नॉन क्रिटिकल है कि उसके बगैर आपकी डेटाबेस चल सकती है। सिस्टम और अनडू के बगैर डाटा फाइल आपकी डेटाबेस नहीं चल सकती। You fix the problem by taking one of these actions, create a new file, या तो नई फाइल क्रिएट करना। फॉर एग्जाम्पल एक टेम्पररी फाइल लॉस हो जाए, टेम्पररी फाइल किस लिए यूज होती है? सॉर्टिंग के लिए। वो लॉस हो जाए तो आप सिंपली नई क्रिएट कर लें, रीबिल्ड कर लें फाइल को, या फिर रिकवर कर लें। देखते हैं ये सारे सिनेरियोस। जैसे अगर आपकी एक टेम्प फाइल आपकी डिलीट हो जाए या करप्ट हो जाए तो क्या होगा? SQL स्टेटमेंट दैट रिक्वायर टेम्पररी स्पेस टू एग्जीक्यूट मे फेल इफ वन ऑफ द टेम्प फाइल इज मिसिंग। आपको आपकी वो स्टेटमेंट जो सॉर्टिंग करेगी और उनको टेम्पररी टेबल स्पेस में जाकर सॉर्टिंग करनी पड़ जाएगी, उनको ये एरर आएगा, एरर इन आइडेंटिफाइंग, और आगे फाइल का नाम, अनएबल टू ऑब्टेन फाइल स्टेटस, ये इस तरह का एरर आएगा। अदरवाइज डेटाबेस चलती रहेगी। करके देखते हैं जरा। db_temp_ फाइल्स के नाम से एक व्यू है जिसमें टेम्पररी टेबल स्पेस की डाटा फाइल का नाम और पाथ देखा जा सकता है। तो सिलेक्ट फाइल अंडरस्कोर नेम फ्रॉम db_temp_ फाइल्स करेंगे तो आपको ये फाइल का नाम और पाथ दिखा देगा। dba डाटा फाइल्स में से डाटा फाइल्स का नाम और पाथ देख सकते हैं आप, और dba_temp फाइल से टेम्पररी टेबल स्पेस की फाइल्स का नाम और पाथ देखे जा सकते हैं। अच्छा, ASM पे जाते हैं। ASM पे जाने के लिए वही आपको उसकी इन्वायरमेंट सेट करनी पड़ेगी। asm.env के नाम से मैंने इन्वायरमेंट फाइल बनाई थी, asm_cmp करके ASM के कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली अगर आपने फाइल रिमूव करनी है ASM से तो asm_cmp के थ्रू जाना पड़ेगा। आप ASM के डिस्क ग्रुप्स को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते OS के थ्रू। ls करते हैं, cd data, ls cd mydb, ls cd temp फाइल का फोल्डर है ls, और ये मेरे पास एक टेम्प फाइल पड़ी हुई है। मैं कहता हूँ rm-f temp steric। वो कहते हैं कि ये टेम्प फाइल इस वक्त यूज हो रही है, रिमूव नहीं हो सकती। मैं ये कहता हूँ डेटाबेस को शट डाउन कर देता हूँ ताकि हम फाइल को रिमूव कर लें, और फिर जब डेटाबेस स्टार्टअप करेंगे देखेंगे क्या एरर आता है। शट डाउन इमीडिएट कर लें या बर्ट कर लें। मैंने शट डाउन इमीडिएट किया है, तो मैं कहता हूँ rm-f temp steric, फाइल रिमूव हो गई। एक और काम भी कर लेते हैं। डेटाबेस स्टार्टअप करने से पहले ना डेटाबेस की एक अलर्ट लॉग फाइल होती है, पता है ना जी सबको? उसकी लोकेशन क्या कहाँ पे होगी? उसकी लोकेशन होगी cd$oracle_। अगर आपका ओरेकल बेस सेट हुआ है तो ओरेकल बेस में डायक के नाम से एक फोल्डर होगा, डायग्नोस्टिक्स के नाम से, ठीक है। उसमें आप RDBMS के नाम से फोल्डर में जाएंगे। जी आप लोग भी एक टर्मिनल ओपन करें, cd$oracle_base करें, आप ओरेकल बेस में चले जाएंगे, फिर उसमें डायक के फोल्डर में जाएं, फिर उसमें RDBMS के फोल्डर में जाएं, LL करके देख लें, उसमें आपकी डेटाबेस के नाम का फोल्डर होगा। जैसे यहाँ पे db11gb है, mydb भी है, एंड फोन मेरे पास डेटाबेस mydb के नाम से। ये मल्टीपल यहाँ पे क्रिएट हुई थी पहले, तो इस वक्त जो मैं जिस डेटाबेस पे काम कर रहा हूँ वो mydb के नाम से। mydb के फोल्डर में फिर इंस्टेंस का नाम वो भी mydb है, उसमें चले जाएं, और फिर इसमें आपके पास एक ट्रेस का फोल्डर होगा,
ये पूरा पाथ बनेगा आपका। ओरेकल होम में, ओरेकल बेस में डायक का फोल्डर, RDBMS, फिर आपकी डेटाबेस का नाम, फिर आपके इंस्टेंस का नाम, फिर आप आगे ट्रेस के नाम से फोल्डर, और यहाँ पे आप करें टेल -f ALERT लिख के ना टैब कर दें, तो आपके अलर्ट लॉग फाइल का नाम खुद उठा लेगा। अलर्ट लॉग फाइल का नाम होता है अलर्ट अंडरस्कोर आपकी डेटाबेस का नाम .log। ये एक ऐसी फाइल है जिसमें डेटाबेस के स्टार्टअप, शटडाउन, एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी आप ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, इसमें इवेंट्स लॉग होते हैं, जहाँ लॉग स्विचेस होंगे, चेक पॉइंट्स होंगे, आर्काइव्स बनेगी, वो सारी की सारी इवेंट्स इस फाइल के अंदर कैप्चर किए जाते हैं। टाइम एंड अगेन इस फाइल को पर्ज कर देना चाहिए, क्योंकि ये फाइल में साइज में काफी ज्यादा ग्रो कर जाती है। कि आपको एरर आ रहा हो डेटाबेस लेवल पे, उसकी डिटेल्स ना पता चल रही हो, तो आप अलर्ट लॉग फाइल में से जाके देख सकते हैं। तो टेल -f, टेल एक यूटिलिटी है लाइनक्स यूनिक्स की, और उसको -f के थ्रू अगर आप देखें तो रियल टाइम में आपको वो फाइल दिखाता है। तो मैं टेल -f करूंगा, अब ये फाइल उसने देखे दिखा दी है। अब जैसे इस फाइल के अंदर कोई प्रोसेसिंग होगी ना, तो ये मुझे बॉटम एंट्रीज खुद ही दिखाना शुरू कर देगा। मैं इस तरह करता हूँ कि डेटाबेस को, अब देखिए मैंने टेल -f किया, उसने मुझे लास्ट जो इस फाइल के अंदर मैसेज सेव हुआ ना, वो हुआ जी इस टाइम के ऊपर ये मैसेज है, इंस्टेंस शट डाउन कंप्लीट। अब जैसे मैं स्टार्टअप करूंगा, हाँ जी कर लिया आपने टेल -f करके अलर्ट लॉग फाइल को, टेल -f किया आपने, वो स्टार्टअप कर दिया दूसरी तरफ। इधर देखें जरा, आप स्क्रीन पे देखें, स्क्रीन पे देखें, आप देखें अब ये इस वक्त क्योंकि इस फाइल में कोई एंट्री नहीं दी हुई, इसलिए मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा। अब आप इस तरह करें कि जब टेल -f करने के बाद ना 2-3 एंटर प्रेस कर दें और अपनी तरफ से ये स्टार प्रिंट कर दें, ताकि आपको जो नई एंट्रीज हो आपको पता हो कि ये अब नई एंट्रीज आ रही हैं इसके अंदर। सिंपली एंटर 2-3 एंटर प्रेस करने के बाद अब मैं जैसे डाटा पे स्टार्टअप करूंगा ना, अब इस टेल -f वाली फाइल को देखें, आप इसमें देखें उसने डाटाबेस स्टार्टअप के दिखा रहा है कि डाटाबेस माउंट स्टेज पे गया है, फिर उसने डिस्क ग्रुप्स को, डाटा के डिस्क ग्रुप को देखा उसने, एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे इवेंट्स कैप्चर कर रहा है इसमें। अच्छा, अब इस केस में अगर आपकी डाटाबेस ASM के ऊपर है, तो वो खुद से, अगर आपकी टेम्पररी टेबल स्पेस की कोई फाइल लॉस हो जाती है, तो वो आपको वो खुद ही क्रिएट कर देगा। यहां पे देखें उसने रिक्रिएटिंग टेम्प फाइल प्लस डेटा माई DP टेम्प डॉट, और आगे फाइल का वो जो ID देके उसने फाइल खुद ही क्रिएट कर दिया। LL करके देख भी लेते हैं, हमने फाइल रिमूव की थी, उन्हें खुद क्रिएट कर दिया। सर ये जो दिखा दिए, ये प्रोसेस हो रही है, फाइल लॉक हो रही है? नहीं, फाइल नहीं प्रोसेस नहीं हो रही, एक फाइल की बॉटम में जितनी नई एंट्रीज आ रही है ना, वो आपको दिखा रहे बस। टेल की कमांड फाइल के बॉटम में से, टेल का मतलब क्या है, एंड में से, टेल माइनस और आगे नंबर ऑफ लाइंस दे दें और फाइल का नाम दे दें, तो लास्ट उतनी एंट्रीज आपको दिखा देगा। टेल -f करें तो रन टाइम पे जितनी नई एंट्रीज होंगी वो साथ साथ दिखाएगा आपको। लेकिन अगर आपकी टाइम तो एग्जिट हो जा रहा है कि अपनी टेल के बाद 2-3 जो उसमें एंटिटी हैं वो दिखा के फिर प्रॉम्प्ट पे आ जाता है। नहीं, टेल -f किया आपने, टेल टेम्प फाइल लॉस हो जाए तो ASM के केस में खुद क्रिएट कर लेगा। अदरवाइज आपको अलर्ट लॉग फाइल के अंदर इस तरह का मैसेज आएगा कि टेम्पररी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। तो आप सिंपली क्या करेंगे, अल्टर टेबल स्पेस का नाम, ऐड टेम्प फाइल, उसका पाथ और नाम दे देंगे कि नई टेम्पररी फाइल ऐड हो जाएगी। मैं लेट्स से इसी टेबल स्पेस में ना मेरे पास जो ऑलरेडी है उसमें एक नई टेम्पररी फाइल ऐड कर लेता हूं। मैं करूंगा अल्टर, पहले देख लेते हैं कि मेरे पास टेम्पररी टेबल स्पेस है किस नाम से, टेम्प के नाम से है, टेम्प 1 के नाम से है, टेम्प 2 के नाम से है, किस नाम से है। तो उसके लिए आपके पास व्यू है डिस्क्राइब DBA_टेबल स्पेसेस, DBA_टेबल स्पेसेस में सिलेक्ट टेबल स्पेस अंडरस्कोर नेम कॉमा कंटेंट्स फ्रॉम DBA_टेबल स्पेसेस। इसमें देखें आपको दिखा रहा है जी कि ये एक टेम्प के नाम से टेबल स्पेस है और ये टेम्पररी है। जो टेम्पररी आपके पास एक ही है, जो कि अगर एक से ज्यादा भी होंगे तो डिफॉल्ट को ये एक होगी। डिफॉल्ट अगर आपने देखनी हो तो उसके लिए आपके पास एक व्यू है डेटाबेस। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 टेम्पररी टेबल स्पेसेस हो, मैं एक और क्रिएट कर लेता हूं, क्रिएट टेम्पररी टेबल स्पेस, टेम्प 1 टेम्प फाइल सिर्फ प्लस डाटा दे दूंगा, वो फाइल का नाम खुद ही दे देगा, क्रिएट कर लेगा। तो अब मेरे पास जो टेबल स्पेसेस होंगी DBA_टेबल स्पेसेस के अंदर, उसमें कंटेंट्स में 2 टेम्पररी आ रही होंगी।
अब देखिए मेरे पास एक टेम्प के नाम से टेम्पररी है और एक टेम्प 1 के नाम से टेम्पररी है। अच्छा, इसमें से अब डिफॉल्ट कौन सी है, मैं अगर ये देखना चाहूँ तो उसके लिए आपके पास एक व्यू है डेटाबेस अंडरस्कोर प्रॉपर्टीज के नाम से। इसमें सिलेक्ट नेम, सिलेक्ट प्रॉपर्टी नेम, कॉमा प्रॉपर्टी अंडरस्कोर वैल्यू फ्रॉम डेटाबेस अंडरस्कोर properties where property and like percentage temp percentage अपर केस में आएगा। तो ये डिफॉल्ट अंडरस्कोर टेम्प अंडरस्कोर टेबल स्पेस देखिए मेरे पास टेम्प आ रहा है, तो मेरे पास डेटाबेस में डिफॉल्ट जो टेम्पररी टेबल स्पेस है वो टेम्प के नाम से। इस टेबल स्पेस में मैंने कोई नई डाटा फाइल ऐड करनी है, मैं करूंगा अल्टर टेबल स्पेस ऐड टेम्प फाइल, जो डिस्क ग्रुप है तो सिर्फ डिस्क ग्रुप का नाम दे दूंगा। अगर ये मेरी डेटाबेस डिस्क ग्रुप के ऊपर नहीं है, ASM पे नहीं है, तो फिर आपको फाइल का पूरा नाम और पाथ भी देना पड़ेगा और साइज भी देना पड़ेगा। तो ये खुद ही 100 MB की फाइल बना देगी इस डिस्क ग्रुप के अंदर। देख लेते हैं टेबल स्पेस में हम हमेशा फाइल ऐड करते हैं ना, ऐड फाइल। हाँ, आप टेम्पररी टेबल स्पेस में भी फाइल ऐड कर सकते हैं और नॉर्मल में भी फाइल ऐड कर सकते हैं। नहीं, अब इसमें हमने टेम्प ऐड किया। हाँ, इसमें टेम्प, हाँ उसमें ऐड डाटा फाइल करते हैं, इसमें टेम्प फाइल करते हैं। जबकि ये भी टेबल स्पेस है, इसमें भी ऐड डाटा फाइल करके नहीं काम करते। ये इसमें डाटा फाइल नहीं हो सकती। इस टेबल स्पेस की कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉर्टिंग हो सकती है, कोई आपका परमानेंट डाटा इसमें सेव नहीं हो सकता। इसलिए ओरेकल ने इसको अलग से रखा है बाकी टेबल स्पेस। इसमें कोई परमानेंट डाटा नहीं हो सकता, इसमें सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी डाटा होता है जो कि सॉर्टिंग के लिए यहाँ पे सेव किया जाता है। समझ आ गई जी? लॉजिक भी समझिए, टेबल किसको जिससे से सॉर्टिंग करती है, क्योंकि होता है हम डिस्क्राइब या असेंडिंग ऑर्डर जब भी सॉर्टिंग हो जाती है। क्या मतलब? कौन सी सॉर्टिंग? नहीं बताएं क्या कह रहे हैं, दोबारा पूछें सवाल। सर किस किस्म की सॉर्टिंग करते हैं? किस किस्म की सॉर्टिंग का क्या मतलब है? सॉर्टिंग क्या होती है? A to Z यानी हाँ, वही सॉर्टिंग वही होती है ना। आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर डाटा लेके आना चाह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? सॉर्टिंग कर रहे हैं। तो पहले तो कोशिश की जाती है सॉर्टिंग मेमोरी में फिट आए, लेकिन अगर लेट से 10 GB का डाटा सॉर्ट करें वो मेमोरी में तो नहीं फिट आ सकता। तो फिर उस केस में टेम्पररी टेबल स्पेस आप ऑर्डर बाय जब करते हैं ना, तो एक्चुअली बैकएंड पे हो सकता है टेम्पररी टेबल स्पेस यूज हो रही है। लार्ज स्केल की सॉर्टिंग। जी जी बिल्कुल। सर ये आपने जो ये अल्टर इसको किया, वो टेम्प तो पहले तो टेम्प ही थी ना। ये मैंने इसमें एक नई फाइल ऐड कर दी ना, अच्छा, डेटाबेस एक और ऐड कर दिया। अब अगर मैं करता हूँ ना सिलेक्ट फाइल अंडरस्कोर टेबल स्पेस अंडरस्कोर नेम कॉमा फाइल अंडरस्कोर नेम फ्रॉम DBA अंडरस्कोर टेम्प अंडरस्कोर फाइल्स। अब देखें टेम्प जो टेबल स्पेस है इसमें दो फाइल हैं, एक ये है और एक ये, दो फाइलें हैं टेबल स्पेस में। कौन वाली क्या देखा? देखिए ये टेबल स्पेस का नाम दे रहा है या कि उसकी फाइल का नाम दे रहा है। सो मैं करूँ ना कॉल फाइल इसमें से एक अंडरस्कोर, बैकअप तो नहीं है? नहीं मैं बताता हूँ, यहाँ पे तो नहीं बैकअप दिखाएगा ना। मगर सर एक ही नाम की दो फाइलें कैसे आ गई? एक फाइल नाम की तो नहीं है ना, ये देखिए। ऊपर टेम्प है सर, फिर नीचे टेम्प है। नहीं ये टेबल स्पेस का नाम है ना, अच्छा, ये आपके टेबल स्पेस का नाम है। ये देखें आपके पास टेम्पररी दो टेबल स्पेसेस हैं। देखें मेरे पास टेम्प टेबल स्पेस के नाम से एक टेम्पररी टेबल स्पेस है टेम्प 1 के नाम से, क्योंकि टेम्प टेबल स्पेस में दो डाटा फाइल्स हैं तो इसलिए दो दफा आया ये। टेम्प टेबल स्पेस में एक डाटा फाइल ये है, उसका नाम है temp.264 डॉट और आगे नंबर है, और एक और डाटा फाइल है इसी टेबल स्पेस का पार्ट है temp.268 डॉट और आगे उसका नंबर है। ये आपने अभी क्रिएट की थी या बाय डिफॉल्ट है? बाय डिफॉल्ट एक टेम्पररी टेबल स्पेस होती है, इसमें एक डाटा फाइल होती है, एक टेम्प फाइल होती है। मैंने अभी एक देखिए मैंने एक नई टेम्पररी टेबल स्पेस भी क्रिएट की थी, उसमें एक टेम्प फाइल डाली थी और एग्जिस्टिंग टेबल स्पेस को मॉडिफाई करके उसमें एक नई डाटा फाइल भी टेम्प फाइल भी ऐड की थी। क्लियर? ये अभी ये जो मैंने किया ना लास्ट टाइम ये अल्टर टेबल स्पेस टेम्प ऐड टेम्प फाइल और उसने एक नई टेम्पररी फाइल ऐड कर दी। फाइल आपने एक और ऐड कर दी। हाँ एक और ऐड कर दी। अगर आपको एरर आए आपकी टेम्पररी टेबल स्पेस में एक भी फाइल ना होगा, फॉर एग्जांपल OS से फाइल रिमूव हो गई तो डेटाबेस लेवल पे कोई एरर नहीं आएगा, डेटाबेस स्टार्टअप करते हुए अलर्ट लॉग फाइल में एरर आएगा। तो फिर आप इस तरीके से अल्टर टेबल स्पेस का नाम ऐड टेम्प फाइल, उसका फाइल का नाम और पाथ दे दें तो फाइल ऐड कर देगा पूरी। तो मैंने ये ऐड करने का तरीका आपको एग्जिस्टिंग जो है फाइल का मसला हो गया, एग्जिस्टिंग मसला हो गया या एग्जिस्टिंग फिल हो गई, आपने नई ऐड करनी है तो इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो टेम्प फाइल अगर आपकी लॉस हो जाए तो आप सिंपली क्या करें,
एक नई क्रिएट कर लें, आल्टर टेबल स्पेस का नाम ऐड टाइम फाइल और फाइल का नाम और पाथ और साइज, या फिर अगर ASM के केस में आपकी डेटाबेस ASM पे है तो वो स्टार्टअप पे खुद ही नई क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। देन है जी लॉग ग्रुप स्टेटस। आपके रीडो लॉग ग्रुप्स जो हैं $, अगर लॉग को अगर डिस्क्राइब करें तो इसमें सिलेक्ट ग्रुप नंबर कामा स्टेटस फ्रॉम $लॉग। तो आपको दिखाता है जी 3 ग्रुप्स हैं आपके पास, एक ग्रुप उसका स्टेटस इनएक्टिव है, दूसरे का करंट है, तीसरे का भी इनएक्टिव है। तो क्या मतलब है, जो करंट ग्रुप है इसका मतलब है लॉग राइटर करंटली उस ग्रुप के ऊपर राइट कर रहा है। तो ग्रुप नंबर 2 इज करंट, ग्रुप नंबर 1 इज इनएक्टिव और ग्रुप नंबर 3 इज इनएक्टिव। अब अगर आपका ग्रुप 1 या 3 में से कोई लॉस हो जाए ग्रुप, तो कोई इशू नहीं होगा, देख करके देखेंगे। शेडो ना बर्ड कर दिया मैंने, ASM पे आ गए। ASM में होगा जी ऑनलाइन लॉग के नाम से फोल्डर होगा। अब देखें ग्रुप 1 क्या था मेरा जी, इनएक्टिव था, ग्रुप 3 भी इनएक्टिव था। तो ग्रुप 1 की जो फाइल है ग्रुप _1 डॉट, वो फाइल का नाम इस तरीके से ASM में इस तरीके से रखता है, अदरवाइज वो आपको देखना पड़ेगा कि ग्रुप में कौन सी फाइल है, फाइल का नाम क्या है, आप वो ही रिमूव कीजिएगा, अदरवाइज गूगल रिमूव कर दी तो फिर मसला हो जाएगा। ठीक है। RM-F ग्रुप _1। हाँ जी, ना समझ आए तो पूछिएगा जी, ये समझ आ रही है कि नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ। ये मैंने एक रीडो लॉग ग्रुप में से एक फाइल रिमूव कर दी है, तो उसमें एक मेंबर था। तो मेरी डेटाबेस में 3 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है जी ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। ग्रुप 1 में एक मेंबर है, इसका स्टेटस इनएक्टिव है। ग्रुप 2 ये ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 में भी एक मेंबर है, मीन्स कि एक रीडो लॉग फाइल है उसमें, उसका स्टेटस करंट है। और ग्रुप 3 में भी एक मेंबर है, वो उसका स्टेटस इनएक्टिव है। अब जस्ट सिमुलेट करने के लिए कि क्या होगा अगर इस ग्रुप में से या इस ग्रुप में से जो फाइल है वो किसी वजह से करप्ट हो जाए या OS में से डिलीट हो जाए, डेटाबेस स्टार्टअप करेंगे तो क्या मसला होगा। तो मैंने क्या किया, ग्रुप 1 की जो एक रीडो लॉग फाइल मेंबर है उसको रिमूव कर दिया, उसमें एक ही मेंबर है, मैंने उसको रिमूव कर दिया। अब डेटाबेस स्टार्टअप करते हैं जरा, वो साथ अलर्ट लॉग फाइल को भी देखेंगे कि उसमें क्या मैसेजेस देता है। 2-3 एंटर प्रेस कर लेता हूँ ताकि वो जो मैसेजेस आए वो यहाँ से मुझे पता हो कि ये नए मैसेजेस हैं। मैं आपको बताऊँ स्टार्टअप किया उसने, डेटाबेस स्टार्ट की, माउंट की उसने, डिस्क ग्रुप्स को चेक किया, ओपन कर दी उसने, और देखते हैं डेटाबेस ओपन हुई है कि नहीं। एरर दे दिया उसने, माउंटेड के बाद उसने एरर दिया। एरर देखते हैं क्या किया उसने। डाउन क्यों हो गई है। अच्छा, उसने देखें क्या कहा है, उसने जी ओपन फेल्ड फॉर मेंबर्स ऑफ लॉग ग्रुप 1 ऑफ थ्रेड ऑनलाइन लॉग 1 थ्रेड 1 प्लस डाटा, और आगे उसने ये आपको पाथ दे दिया कि इस ग्रुप के अंदर ये एक लॉग फाइल है उसको नहीं मिली। अगर एक से ज़्यादा अगर इस ग्रुप के अंदर मेंबर्स होते हैं तो फिर उसने डेटाबेस डायरेक्ट ओपन कर देनी थी। अब यहाँ पे माउंट स्टेज पे उसको रोकनी चाहिए थी। दोबारा डेटाबेस स्टार्टअप करते हैं। स्टार्टअप, यस, स्टार्टअप देखते हैं क्या करते हैं। वो डेटाबेस डाउन कर रहा है, हमें स्टार्टअप एग्जिट करके स्टार्टअप माउंट करना पड़ेगा।
स्टार्टअप माउंट करते हैं और जो ग्रुप लॉस हुआ है, फॉर एग्जांपल हमें पता चला जी कि एक ग्रुप में इशू आ रहा है, तो आपने उसका पहले तो स्टेटस देखना है कि उसका स्टेटस क्या था, कि एक्टिव या करंट तो नहीं था। अगर तो एक्टिव या करंट था फिर तो इशू है, फिर आपको इनकम्प्लीट रिकवरी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इनएक्टिव था तो फिर आप इजीली कर सकते हैं। उसका माउंट में एरर क्यों दे रहा है? ठीक है, वो तो ग्रुप 1 के ही है, 313 जो है। आप लोग करके देखें जरा इसको। ओके, मैंने डेटाबेस को माउंट किया है, मैं करता हूँ सिलेक्ट। मुझे पता है ग्रुप 1 की उसने फाइल मिसिंग कर दी है, ठीक है, एरर दिया उसके ऊपर। तो मैं डिस्क्राइब $, लॉग करते हैं इसमें, सिलेक्ट ग्रुप नंबर स्टेटस फ्रॉम $, लॉग। अब मुझे पता है ग्रुप 1 जो था वो इनएक्टिव था। मैं करूँगा अल्टर डेटाबेस क्लियर लॉग फाइल ग्रुप, तो ग्रुप का नंबर दे दूंगा, ठीक है। अब जैसे आपने ये स्टेटमेंट दी, उसने वो खुद ही मेंबर ऐड कर दिया। कोई डेटाबेस में आपको रिकवरी करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, समझ आई? अगर आपका एक ऐसे ग्रुप के सारे मेंबर्स लॉस हो जाएं या एक मेंबर भी लॉस हो जाए जो जिसका स्टेटस, अगर सारे मेंबर्स लॉस हो जाएं, अगर सारे मेंबर्स लॉस हो जाएं जिसका स्टेटस इनएक्टिव था, तो आपने डेटाबेस स्टार्टअप माउंट करनी है और अल्टर डेटाबेस क्लियर लॉग फाइल ग्रुप, और उस ग्रुप का नंबर दे देना है। तो ओरेकल क्या करेगा, उस ग्रुप के अंदर वो जितने मेंबर्स मिसिंग थे वो खुद ही ऐड कर देगा, उसी साइज की, उसी नाम से, उसी पाथ पे जहाँ पे वो एग्जिस्ट करेगा। क्लियर लॉग फाइल का मतलब ये है, क्लियर लॉग फाइल का मतलब ये है कि ओरेकल को हम ये बता रहे हैं कि ये रेडुला ग्रुप है, इसमें कोई मसला आ गया है, इसकी जो फाइल है उसको क्लियर कर दो, इसमें ऑलरेडी जो डाटा है उसको पर्ज कर दो। वो जाके देखेगा, उसको पर्ज करने के लिए उसको वो फाइल नहीं मिलेगी, वो नई फाइल बना के उसको बिल्कुल एम्प्टी कर देगा, बस ये काम करेगा। तो अगर हमने जैसा आप बता रहे थे कि स्पेस ज्यादा हो जाती है, उस सूरत में भी यही कर दे तो नहीं, उस टाइप से कोई देखें, क्लियर करने का मतलब ये नहीं कि फाइल को रीसाइज नहीं करता। वो फाइल में लेट से कोई लॉजिकल करप्शन आ गई, 100 MB की फाइल है तो साइज क्लियर करके भी 100 MB रहता है, लेकिन फाइल के अंदर कंटेंट्स नहीं रहते, उस डिस्क पे स्पेस उतनी आपको पाए रखेगा। ये क्लियर यूजली क्या करते हैं, कोई आपका फाइल लॉजिकल, आपकी कोई रीडू लॉग फाइल लॉजिकली करप्ट हो जाए या रीडू लॉग फाइल मिस हो जाए, तो फिर आप क्लियर करेंगे तो नई फाइल बना देगा खुद ही। सो देखें, आपके रीडू लॉग ग्रुप का स्टेटस हो सकता है जी एक्टिव, इनएक्टिव या करंट। अगर इनएक्टिव या सिर्फ इनएक्टिव, सॉरी, अगर इनएक्टिव कोई ग्रुप के में से सारे मेंबर लॉस हो जाएं, तो आपने डेटाबेस को, अगर डेटाबेस चल रही है या डेटाबेस माउंट स्टेज पे है, तो आपने करना है अल्टर डेटाबेस क्लियर लॉग फाइल ग्रुप, और ग्रुप का नंबर जो भी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी है, तो वो क्या करेगा, उस ग्रुप के अंदर वो फाइल क्रिएट कर देगा। लेकिन एक्टिव या करंट ग्रुप में से कोई फाइल लॉस हो जाए तो फिर आपको इनकम्प्लीट रिकवरी कंफर्म करनी पड़ेगी। एक्टिव या करंट का मतलब यह है कि इसमें कोई ऐसा डाटा पड़ा हुआ था जो अभी डाटा फाइल्स में नहीं गया, तो अब वो क्योंकि ग्रुप ही लॉस हो गया तो रिकवरी तो हो नहीं सकती, वो डाटा ही गया आपका। फिर आपको पिछला एक कोई बैकअप रिस्टोर करना पड़ेगा और आर्काइव उसके ऊपर अप्लाई करनी पड़ेगी इस करंट ग्रुप से पहले टाइम तक, तब जाकर रिकवरी होगी। दैट विल बी कॉल्ड इनकम्प्लीट रिकवरी।
आगे चलें। हमें रीस्टोर कर तो करंट, एक्टिव, इनएक्टिव आपके स्टेटसेस हो सकते हैं आपके किसी ग्रुप के। करंट का मतलब है करंटली लॉग राइटर राइट कर रहा है। एक्टिव का मतलब है उसमें कोई ऐसा डाटा है जो कि अभी डाटा फाइल्स में नहीं गया, और इन केस अभी आपका इंस्टेंस फोर्सफुली रीस्टार्ट हो जाता है तो इस ग्रुप में से कुछ डाटा रिकवरी के लिए चाहिए होगा। ओके जी, अब ये आपको एक सिनेरियो बता रहा है, फ्लो बता रहा है कि कैसे रिकवरी करनी है आपने। रिकवरी फ्रॉम द लॉस ऑफ अ रेडुला ग्रुप स्टार्ट। जैसे आपने डेटाबेस किया, आपको एरर आया, एरर आया जी आपके एक रेडुला ग्रुप में मेंबर सारे जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहे, वो उनको रीड नहीं कर पा रहा। आपको उसने एरर दिया जी ग्रुप 1 या ग्रुप 2 या ग्रुप 3 में एरर है, उसके सारे मेंबर्स आपने जाके देखा हार्ड डिस्क पे, उसके कोई मेंबर उसका एग्जिस्ट नहीं करता, डिलीट हो चुके हुए। तो आप उसके ग्रुप का स्टेटस देखेंगे। ग्रुप का स्टेटस या तो हो सकता है इनएक्टिव, या हो सकता है करंट, या एक्टिव। 3 स्टेटस हो सकते हैं ना, तो आपके पास 3 रास्ते बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके ग्रुप का स्टेटस इनएक्टिव है तो आप सिंपली क्या करेंगे, मीडिया फिक्स करें। फिक्स का मतलब है कि वो अगर आपके पास हार्ड डिस्क में इशू आ गया था, हार्ड डिस्क की क्रैश करके नई हार्ड डिस्क लगाएं, उसके पार्टीशन बनाएं, सब कुछ करें, लेट्स से वो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ फाइल डिलीट हुई थी, तो मीडिया फिक्स आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर वो हो गया तो यू आर डन, आपको कुछ भी नहीं करना। आप सिंपली डेटाबेस स्टार्टअप करें, नो माउंट पे और अल्टर डेटाबेस क्लियर लॉग फाइल ग्रुप और ग्रुप का नंबर दे दे, यू आर डन। आपको कुछ भी कोई रिकवरी नहीं करनी पड़ी। अच्छा, देन अगर मीडिया का इशू फिक्स हो गया, अब वो जो इनएक्टिव ग्रुप है वो आर्काइव हो चुका हुआ था कि नहीं। आपका एक ग्रुप आर्काइव होता है जब एक रेडुला ग्रुप में से ओरेकल स्विच करता है दूसरे ग्रुप के ऊपर, तो क्या क्या एक्शंस परफॉर्म होते हैं वो जरा देखते हैं। दिस इज योर ग्रुप 1, दैट्स से 2 ही ग्रुप हैं आपकी डेटाबेस में, और आपकी डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में। तो ये आपके पास एक प्रोसेस है लॉग राइटर का, ये डाटा उठाएगा लॉग बफर में से और उठाएगा रेडुलॉग फाइल्स के अंदर, ग्रुप के अंदर। इस ग्रुप में एक की फाइल है, उसमें एक डाटा राइट होगा, लॉग स्विच चक्कर होगा, इसमें डाटा राइट करना शुरू होगा। दिस ग्रुप विल बी करंट और दिस विल बी एक्टिव। अब जैसे लॉग स्विच चक्कर होगा ना, दिस इज लॉग स्विच, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे जाए तो दिस इज कॉल्ड लॉग स्विच। तो 2 काम होंगे, एक चेक पॉइंट होगा, चेक पॉइंट का मतलब है डीबी राइटर जो प्रोसेस है वो वाला मॉडिफाइड डाटा जो इस ग्रुप में पड़ा हुआ है और उसकी एक कॉपी रेडुलॉग डेटाबेस बफर कैशे में भी पड़ी है, वहां से वो कैशे से उठाएगा और डाटा फाइल के अंदर राइट करना शुरू कर देगा। और जब वो राइट हो चुका होगा तो इस ग्रुप का स्टेटस इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव, ठीक है। और दूसरा काम ये होगा कि इस ग्रुप की आर्काइव बनना शुरू हो जाएगी आर्काइवर प्रोसेस के थ्रू, एक लोकेशन के ऊपर। अब भी ये आर्काइव इसकी बनी ही नहीं थी कि आपकी डेटाबेस रीस्टार्ट होगी फोर्सफुली, लेकिन ये ग्रुप इनएक्टिव हो चुका हुआ था। इनएक्टिव का मतलब है आप ये रिकवरी के लिए नहीं चाहिए आपको फिलहाल, लेकिन इसकी आर्काइव अभी आधी बनी थी आधी नहीं बनी थी, क्योंकि आर्काइव प्रोसेस स्लो है, वो रीड करके आर्काइव बना रहा है, उसका उससे चेक पॉइंट से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब आपने डेटाबेस स्टार्ट की तो आपको एरर आया कि इस ग्रुप में फाइल नहीं है, मिसिंग है। तो अब जब आप उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ओरेकल एरर देगा कि ये ग्रुप क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि ये आर्काइव नहीं हुआ था। तो फिर आपको कमांड थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, फिर आपको कमांड देनी पड़ेगी अल्टर डेटाबेस क्लियर अनआर्काइव्ड लॉग फाइल ग्रुप और ग्रुप का नंबर। लेट्स से ग्रुप नंबर 1 था, तो वो क्या करेगा, उसको फोर्सफुली क्लियर कर देगा। अदरवाइज क्योंकि आपकी एक रेगुलर फाइल की आर्काइव ना बनी हो तो क्या होगा, आपकी रिकवरी कंप्रोमाइज हो जाएगी ना। तो अगर इस तरह का फौरन से कोई इशू हो जाए, आपकी कोई अनआर्काइव्ड रेगुलर फाइल आपको करनी पड़ जाए क्लियर, तो फौरन से फुल बैकअप ले लें। क्योंकि अब अगर आपके पास कोई फुल बैकअप पुराना पड़ा हुआ है
तो रिकवरी करेंगे तो ये एक आर्काइव तो है ही नहीं, क्योंकि बनी ही नहीं, वो ग्रुप ही लॉस हो गया था और आपने उसको फोर्सफुली क्लियर भी कर दिया था, वो आर्काइव मिसिंग है। लेट्स से आर्काइव नंबर आपके पास 48 है, फिर 49 मिसिंग है और 50 है। तो जब आप रिकवरी करेंगे तो आर्काइव नंबर 48 तक रिकवरी कर सकेंगे, आगे नहीं आ सकेंगे। तो अगर आपको कोई ऐसा ग्रुप क्लियर करना पड़ जाए जो अभी आर्काइव नहीं हुआ था, तो फौरन से उसके बाद डेटाबेस स्टार्टअप करें, ओपन करने के बाद एक फुल बैकअप ले लें ताकि आप फुल रिकवरी कर सकें। ठीक है, तो अगर आर्काइव नहीं था तो क्लियर करें, आर्काइव हो गया तो फिर तो सिंपली क्लियर करना पड़ेगा, और आर्काइव नहीं हुआ तो क्लियर लॉग फाइल एंड बैकअप द डेटाबेस, यू आर डन, आपको कोई रिकवरी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके ग्रुप का स्टेटस एक्टिव या करंट था तो देन यू विल हैव टू रीस्टोर एंड परफॉर्म कैंसल बेस या टाइम बेस रिकवरी करनी पड़ेगी, वो आगे चल के देखेंगे। तो क्लियर कैसे करते हैं, स्टार्टअप करें, आपको एरर आया लॉग फाइल आर्काइव थी, नो, तो फिर आप करें अल्टर डेटाबेस क्लियर अनआर्काइव लॉग फाइल ग्रुप और ग्रुप का नंबर, और अगर आर्काइव ऑलरेडी हो चुकी थी तो फिर सिंपली करेंगे अल्टर डेटाबेस क्लियर लॉग फाइल ग्रुप। समझ आ गई? तो रीड लॉग फाइल की रिकवरी कर लेंगे अगर आपके एक ऐसा ग्रुप के मेंबर्स लॉस हो जाते हैं जिसका स्टेटस इनएक्टिव हो। तो अभी हमने एक्टिव और करंट वाली नहीं की, इनएक्टिव वाली की, इनएक्टिव वाली कर दी है। हाँ, इनएक्टिव वाली तो रिकवरी कर लेंगे। तो ये तो अभी हमने पहले स्टेटस चेक कर लिया था कि वो स्टेटस इनएक्टिव है, हमने डिलीट किया उसे कर दिया रिकवर। अब हम एक डेटा स्टार्ट कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो इनएक्टिव डिलीट हुई है एक्टिव। हाँ, तो वो आप स्टेटस चेक करेंगे ना जिस तरीके से हमने चेक किया। ये तो मैंने आपको सिमुलेट करके बताया ना। आप माउंट स्टेज पे बीटा से लॉग पोस्ट से वही क्यूटी लगाएंगे जो मैंने लगाई, वो माउंट स्टेज पे भी चल जाएगी। उसमें लेट से ग्रुप नंबर आपको दिखा रहा होगा एरर में कि फलां ग्रुप के फलां मेंबर्स नहीं रीड हुए, उस ग्रुप का स्टेटस देख लेंगे कि यार क्या स्टेटस है। अगर एक्टिव इनएक्टिव है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन एक्टिव या करंट है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा। फिर आपके पास दो ऑप्शन होंगे ना, अगर इनएक्टिव होगा तो फिर सिंपली क्लियर कर देंगे, यू आर डन, और अगर एक्टिव या करंट होगा तो फिर आपको थोड़ा लंबा प्रोसेस करना पड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है आप सब। आपने अगर एक टेबल के किसी कॉलम के ऊपर इंडेक्स क्रिएट करना हो तो क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम, ऑन टेबल का नाम, पैरेंथेसिस के अंदर कॉलम का नाम दे दें, इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा। अगर आप पैरेलल के ऑप्शन दे दें साथ, पैरेलल 4 करते हैं तो क्या होगा, पैरेलल के ऑप्शन के साथ इंडेक्स क्रिएट करें तो क्या होगा, चार पैरेलल नहीं, वो चैनल का तो आरमेन में कंसेप्ट है ना, वो है चैनल, समझ लें चैनल ही है, लेकिन 4 प्रोसेसेस इन्वोक होंगे जो वो इंडेक्स क्रिएट करना शुरू कर देंगे, आपस में डिवाइड कर लेंगे इंडेक्स क्रिएशन का काम, तो जल्दी क्रिएट हो जाएगा। बहुत बड़ी अगर फाइल बहुत बड़ा टेबल है, उस पर इंडेक्स लगा रहे हैं टेबल के कॉलम के ऊपर, तो पैरेलल के साथ लगा रहे हैं। और नो लॉगिंग करेंगे तो क्या होगा, पैरेलल 4 नो लॉगिंग, नो लॉगिंग करेंगे तो इंडेक्स क्रिएट होगा। तो इंडेक्स क्रिएशन भी एक्चुअली वो क्या करता है, एक समझ लें एक टेबल क्रिएट करता है, उसमें डाटा इंसर्ट करता है, इंसर्ट ही करता है क्या, इंडेक्स के अंदर क्या क्या डाटा होता है, वैल्यू रो आईडी, वैल्यू रो आईडी उठा के ना उसमें एंटर करता जाता है इंडेक्स के अंदर। तो जब भी आप कोई भी डीएमएल चलाते हैं तो क्या होता है, दो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं ना। जब भी कोई डीएमएल चलाएं, एक अनडू जनरेट होती है और एक रीडू जनरेट होती है, होता है ना। व्हाट इज अनडू एंड व्हाट इज रीडू? अनडू जो है ये कोई भी चेंज से पहले वो डाटा, हाँ, पुराना इमेज करके सेव करके रखता है। और रीडू क्या होता है, जो आपके रीडू लॉग बफर के थ्रू रीडू लॉग फाइल्स के अंदर जा रहा है, तो वो रीडू चेंज नहीं चेंज। तो जब भी आप कोई करेंगे इंसर्ट अपडेट डिलीट, तो वो अनडू जनरेट होगी। अगर आप नो लॉगिंग करें के साथ कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो फिर वो रीडू जनरेट नहीं करता, वो जो रीडू लॉग फाइल के अंदर जो डाटा जाता है वो मिनिमम जाता है, वो फिर समझ लें ना होने के बराबर होता है। तो अगर वो रीडू जनरेट ना करे तो काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन फिर रिकवरी आपकी नहीं हो सकेगी, क्योंकि एक ऐसा डाटा जो आपने एंटर किया उसकी चेंजेस आपके रीडू लॉग फाइल में जाके सेव नहीं हुई, वहां से जाके आर्काइव्स में सेव नहीं हुई, तो इन केस अगर आपको रिकवरी करनी पड़ जाए तो फिर रिकवरी नहीं कर सकेंगे आप, समझिए। Recovering from a loss of index table space, a table space that contains only indexes may be recovered without performing a recovery task. For example, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो ओरेकल की हैं वो ओरेकल ये कहता है कि आपके पास टेबल स्पेसेस अलग से क्रिएट करें। एक टेबल स्पेस क्रिएट करें जिसमें अपनी मर्जी से डाटा फाइल जितनी मर्जी रख लें। जैसे ये मेरे पास एक टेबल स्पेस है, इसमें 2 डाटा फाइल हैं, मैं इस टेबल स्पेस का नाम डाटा रख लूँ, इसमें मैं सारे टेबल्स क्रिएट करूंगा। एक और टेबल स्पेस में क्रिएट करूं, ओरेकल कहता है जी उसमें मल्टीपल डाटा फाइल्स रख लें, उस टेबल स्पेस का नाम रख लें IDX या जो मर्जी नाम रख लें, उसमें आप इन टेबल्स पे जितने इंडेक्सेस हैं वो इस टेबल स्पेस में क्रिएट करें। ऐसा हो सकता है?
ओरेकल आपको कहता है कि टेबल्स अलग टेबल स्पेस में रखें, उन टेबल्स के ऊपर जो इंडेक्सेस हैं वो अलग टेबल स्पेस में रखें। हो सकता है ना क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम, ऑन आगे टेबल का नाम, पेरेंथेसिस में कॉलम का नाम और स्पेस देके टेबल स्पेस और टेबल स्पेस का नाम, उस टेबल स्पेस में वो इंडेक्स जाके क्रिएट होगा। और टेबल क्रिएट करते हुए क्रिएट टेबल, टेबल का नाम और आगे लिस्ट ऑफ कॉलम्स और एंड में टेबल स्पेस और टेबल स्पेस का नाम। तो टेबल क्रिएट करते हुए अलग टेबल स्पेस में रखें उसको, और इंडेक्स क्रिएट करते हैं उसको अलग टेबल स्पेस में रखें। फायदा क्या होगा, आपके डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट में हैं, ये डिफरेंट डाटा फाइल डिफरेंट लोकेशन पे पड़ी हुई हैं, डिफरेंट डिस्क पे पड़ी हुई हैं, आपका आईओ बैलेंस हो जाएगी। तो दूसरा फायदा ये होगा कि ये पूरी टेबल स्पेस अगर आपकी लॉस कर जाती है तो कोई इशू नहीं है, लेट्स से इसका बैकअप भी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इंडेक्सेस मिस हुए हैं। आप क्या करें, सारे इंडेक्सेस ड्रॉप कर दें, नई टेबल स्पेस क्रिएट करें और दोबारा से इंडेक्सेस क्रिएट कर लें। इंडेक्सेस में कोई आपका वो क्रिटिकल डाटा तो नहीं होता ना, डाटा तो आपके टेबल्स में है। तो अगर आपके इंडेक्सेस अलग से स्टोर हुए हुए हैं किसी टेबल स्पेस में, तो आप उसको रिकवर करने, अगर आपके पास बैकअप नहीं भी है तो आप सिंपली सारे इंडेक्सेस ड्रॉप कर दें, वो टेबल स्पेस भी ड्रॉप कर दें, नई टेबल स्पेस क्रिएट करें और इंडेक्सेस दोबारा क्रिएट करें। इफ अ डाटा फाइल दैट बिलोंग्स टू एन इंडेक्स ओनली टेबल स्पेस मींस कि जिसके अंदर सिर्फ इंडेक्सेस हैं, आपका डाटा नहीं है, इज लॉस्ट, इट मे बी सिंपलर टू रिक्रिएट द टेबल स्पेस एंड रिक्रिएट द इंडेक्सेस। समझिए? अच्छा सर, अगर यूजर जो है वो मतलब हमारी रिस्ट्रिक्टेड है तो जाहिर सी बात है ना, उस यूजर को दोनों टेबल स्पेस पे राइट्स होने चाहिए। हाँ, आप दो टेबल स्पेसिस पे दे सकते हैं ना। आप लेट से एक ने आपने यूजर क्रिएट किया, क्रिएट यूजर यूजर 1 फाइंड बाय यूजर 1 डिफॉल्ट टेबल स्पेस यूजर्स कोटा अनलिमिटेड। तो सॉरी जो भी है, ये टेबल यूजर क्रिएट हो गया, उसको यूजर्स की टेबल स्पेस पे अनलिमिटेड कोटा मिल गया और ये उसकी डिफॉल्ट भी सेट हो गया। अब कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा उसमें टेबल स्पेस का अगर वो नाम नहीं देता तो वो बाय डिफॉल्ट इस टेबल स्पेस में उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। अब मैं कहता हूँ, ये चाहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट जब वो टेबल क्रिएट करे तो वो टेबल स्पेस में जाए, तो उस केस में वो टेबल स्पेस का नाम नहीं देगा टेबल क्रिएट करते वक्त। लेकिन मैं चाहता हूँ इंडेक्सेस क्रिएट करते वक्त वो टेबल स्पेस का नाम दे, उस पर्टिकुलर टेबल स्पेस में उसके इंडेक्सेस जाए। तो एक मेरे पास एक और टेबल स्पेस भी है एग्जाम्पल के नाम से, मैं उसको वो भी दे देता हूँ। तो मैं करूँगा अल्टर यूजर 1 कोटा अनलिमिटेड ऑन एग्जाम्पल, ये टेबल स्पेस का नाम है एग्जाम्पल। तो अब वो जब इंडेक्स क्रिएट करेगा तो एंड में लिखेगा टेबल स्पेस एग्जाम्पल, तो उसका इंडेक्स एग्जाम्पल टेबल स्पेस में जाके क्रिएट हो जाएगा। या अगर कोई टेबल भी एग्जाम्पल टेबल स्पेस में क्रिएट करना चाहेगा तो टेबल क्रिएशन के अंदर एंड में जाके लिखेगा टेबल स्पेस और टेबल स्पेस का नाम। अगर वो टेबल स्पेस का नाम नहीं देगा उसके डिफॉल्ट टेबल स्पेस में उसके ऑब्जेक्ट्स जाएंगे, अगर वो नाम देना चाहे तो ये टेबल स्पेस का नाम दे सकता है। जब बंदा क्यूरी करेगा सर तो बाय डिफॉल्ट वो क्यूरी तो उस लोकल टेबल स्पेस जो होती है उसमें जो इंडेक्सेस होती है उसको एक्सेस करेगा ना। उसको कैसे पता चलेगा कि सेकंड जो टेबल स्पेस है उसमें इसकी इंडेक्सेस पड़ी हुई है, लिहाजा पहले उसको करो, फिर होल टेबल अगर स्केल करने की जरूरत नहीं दोबारा बताएं, क्यूरी करने दोबारा क्वेश्चन करें सर। एक क्यूरी होती है ना सर, क्यूरी होती है तो बाय डिफॉल्ट तो ये होता है कि पहले वो इंडेक्सेस को करता है, जरूरी नहीं है लेकिन लेट्स से करता है। वेयर के क्लास में अगर उसके होल स्केल की कोई कंडीशन नहीं आती, ठीक है चलिए ना सर। मैंने इंडेक्स में दो कॉलम्स कर दिए, ठीक है, उसकी आईडी और उसका नेम कर दिया, ठीक है। अभी मैं स्कैन करूंगा तो क्या करेगा, सबसे पहले तो स्कैनिंग करेगा इंडेक्स, ठीक है सर। इंडेक्स हमने रखी है दूसरी टेबल स्पेस में, ठीक है। तो बजाय हम कैसे उसको रेफरेंस करेंगे या कैसे इंटरलिंक्ड होगा कि वो बजाय इसके कि उस करंट टेबल स्पेस में जिसमें मुकम्मल टेबल पड़ी है उसको फुल स्कैन करने के बजाय वो इंडेक्स की तरफ शुरू हो जाए। वो आप नहीं बताएंगे उसको, ये आपका काम नहीं है। आपने क्यूरी लिखी, ओरेकल को पता है, ओरेकल बैक एंड पे क्या करेगा, वो देखेगा इस टेबल पे इंडेक्स इस कॉलम पे इंडेक्स लगा हुआ है, ये नाम है का इंडेक्स है, इंडेक्स कहाँ पे स्टोर हुआ है वो भी उसको डाटा डिक्शनरी से मिल जाएगा। आईडी में एड्रेस जाएगा सर, नहीं वो इंडेक्स के नाम, इंडेक्स पता चलेगा कौन सी टेबल स्पेस की कौन सी डाटा फाइल के अंदर पड़ा हुआ है, तो वो ओरेकल वो ब्लॉक्स रीड करके लाएगा। ओरेकल उसी टेबल स्पेस की को ब्लॉक रीड करके लाएगा, वो इंडेक्स में भी तो उसको एक्सटेंट एलोकेट हुआ है, एक्सटेंट में उसको ब्लॉक्स मिले हुए हैं, ब्लॉक्स के अंदर वो सारे रो आईडीज और उसकी वैल्यूज पड़ी हुई है ना। तो वो एक टेबल स्पेस के किसी डाटा फाइल के ब्लॉक रीड करके लाए या किसी दूसरी टेबल स्पेस की डाटा फाइल के ब्लॉक रीड करके लाए, उसको सिर्फ ब्लॉक का एड्रेस चाहिए ना, ठीक है। तो इंटरनली ओरेकल के पास पता है कि कौन सा इंडेक्स कौन सी टेबल स्पेस के अंदर है, उसको उस टेबल स्पेस के डाटा फाइल की कौन सी डाटा फाइल में कौन से ब्लॉक्स मिले हुए हैं, वो ब्लॉक्स को रीड करके मेमोरी में ले आएगा।
ठीक है, हमें कुछ भी नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी। ओके, ऑथेंटिकेशन मेथड्स फॉर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स। लोकल जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, मीन्स के जो उसी मशीन के ऊपर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन करें, तो यूजली ओएस ऑथेंटिकेशन इनेबल करते हैं अगर आपके पास सिक्योर है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ठीक है, तो यूजली ओएस ही करते हैं। और अगर नहीं है तो फिर आप पासवर्ड फाइल भी कर सकते हैं। और रिमोट जो है, अगर सिक्योर कनेक्शन है तो ओएस ऑथेंटिकेशन भी यूज कर सकते हैं, जो कि डिस्करेज की जाती है। रिमोट यूजली हमेशा पासवर्ड फाइल के थ्रू ही आते हैं आपकी डेटाबेस के ऊपर। पासवर्ड फाइल बनती है आपकी डेटाबेस में। पासवर्ड फाइल में आपके सिस यूजर का पासवर्ड सेव होता है। पासवर्ड फाइल होती है ओरेकल होम में, डीबीएस के फोल्डर में, और आप PW और आगे आपकी डेटाबेस का नाम। तो मेरे केस में ये मेरी डेटाबेस की पासवर्ड फाइल है, और आप PW MyDB के नाम से ये पासवर्ड फाइल है। अब अगर ये फाइल रिमूव कर देता हूं तो क्या होगा? नहीं, मैं /SSDBA का मैं SSDBA और पासवर्ड देता हूं, तो उसने पासवर्ड फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, फिर भी कनेक्ट कर दिया क्योंकि ओएस ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड है। ठीक है, अच्छा, अगर तो ओएस ऑथेंटिकेशन इनेबल ना हो तो फिर ये मुझे एरर देगा, पासवर्ड फाइल उसको मिलेगी नहीं। या अगर मैं किसी और यूजर को sysdba के राइट देना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ ग्रांट sysdba टू यूजर 1, तो उसने देखें जब वो किसी यूजर को sysdba की प्रिविलेज देते हैं ना, तो पासवर्ड फाइल में जाके एंट्री करता है, तो उसने कहा जी पासवर्ड फाइल मिसिंग और डिसेबल्ड, पासवर्ड फाइल नहीं है। अगर आपकी पासवर्ड फाइल डिलीट हो जाए तो उसके लिए आपके पास यूटिलिटी है, और आप PWD के नाम से फाइल इक्वल टू फाइल का नाम और पाथ दे दें। मैं ऑलरेडी ओरेकल होम में हूँ उस वक्त, ठीक है, ऑलरेडी मैं ओरेकल होम में हूँ, तो आप करेंगे और आप PW फाइल इक्वल्स टू, मैं सिंपली फाइल का नाम और नाम दे दूंगा। अगर आप ऑलरेडी ओरेकल होम में नहीं है तो फिर पूरा पाथ DBS के फोल्डर तक का, और फिर उसमें फाइल का नाम देंगे, और पासवर्ड इक्वल्स टू जो मर्जी पासवर्ड देते हैं ओरेकल दे देते हैं सिस यूजर का, और एंट्रीज इक्वल टू नहीं, और PWD जो है ना वो विंडोज के केस में है, ठीक है, और लाइनिंग यूनिट के केस में और PW है। एंट्रीज इक्वल टू 5 कर लेते हैं, तो एक नई पासवर्ड फाइल उसमें बना दी। और PW लिखा है ना, वो फाइल के नाम में कह रहे हैं कि और PWD आएगा, ये इसमें तो ये कमांड तो और PWD है, यूटिलिटी तो और PWD है, ठीक है। तो इसमें पासवर्ड फाइल दोबारा बना दिया। अब इस पासवर्ड फाइल में सिसका पासवर्ड ओरेकल चेंज हो गया हुआ है, और इसमें 5 यूजर्स की एंट्रीज की जा सकती है, मीन्स कि मैं 5 यूजर्स को sysdba की रिलीज दे सकता हूँ। मैं कहता हूँ /SSDBA ग्रांट sysdba टू यूजर 1। अब उसने सक्सेसफुल, अगर आपकी पासवर्ड फाइल पासवर्ड फाइल मिस हो जाए तो और आप PWD की यूटिलिटी के यूज करते हुए पासवर्ड फाइल दोबारा क्रिएट की जा सकती है। अगर कुछ यूजर जो क्रिएटेड यूजर है उनको सिस तक दे दें, उसके बाद हम जो बाय डिफॉल्ट है उसको ब्लॉक कर सकते हैं। अब ब्लॉक मतलब उसको ना करें, उसका पासवर्ड चेंज करें, उसको ब्लॉक नहीं, रिकमेंडेड नहीं है उसको ब्लॉक करना, यानी कि जिसका वो कोई भी पासवर्ड चेंज कर लें, कम्प्लेक्स पासवर्ड रख लें, ठीक है, नॉर्मल यूजर्स को दे दें। sysdba की प्रिविलेज आपने दे दी तो वो आपका जो डिफॉल्ट सिस यूजर है उसका पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, उसको अनलॉक भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उसके सिस के इक्विवेलेंट राइट्स मिल जाते हैं। ये थोड़ा सा ये है ना जी, तो पासवर्ड फाइल मिस हो जाए तो आप रिक्रिएट कर सकते हैं, और PWD फाइल इक्वल टू ओरेकल होम में DBS पासवर्ड फाइल का नाम, पासवर्ड इक्वल टू जो भी एंट्रीज जितने भी देना चाहें, 5 देना चाहें, 10 देना चाहें, 8 देना चाहें, जितने भी उतने नंबर ऑफ यूजर्स को आप sysdba के राइट्स दे सकते हैं। तो नॉर्मली sysdba के राइट्स नॉर्मल यूजर्स को नहीं दिए जाते। अगर आपके पास कोई DBA नया हायर हुआ है, उसके नाम से यूजर बनाया आपने डेटाबेस के अंदर, तो फिर आप उसको sysdba के राइट्स देंगे। ठीक है जी, आगे चलें। देन है जी कंप्लीट वर्सेस इनकम्प्लीट रिकवरी। रिकवरी दो तरह की हो सकती है। कंप्लीट रिकवरी brings the database up to the present including all committed data changes made to the point in time when the recovery was requested। ठीक है, जो अभी हमने लास्ट टाइम की थी ना आर्गुमेंट के थ्रू, वो कंप्लीट रिकवरी की थी हमने। कंप्लीट रिकवरी में क्या है कि
आपके पास बैकअप है, फुल बैकअप आपने लिया हुआ है, चाहे आरमैन के थ्रू, चाहे यूजर मैनेज, या किसी भी तरीके से आपने बैकअप लिया हुआ है। संडे को, मंडे को आर्काइव हैं आपके पास, ट्यूसडे की आर्काइव हैं, और वेडनेसडे को आके एक डाटा फाइल आपकी डिलीट होगी। अब क्या करेंगे, वो फाइल रिस्टोर करेंगे, उसके ऊपर ये सारी आर्काइव्स अप्लाई करेंगे, वो डेटाबेस स्टेज पे आ जाएगी, कोई डाटा लॉस नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट रिकवरी। लेकिन अगर ये होता है कि आपकी फाइल लॉस होगी और दरमियान में कोई लेट से इस स्टेज पे ना ट्यूसडे वाले दिन कोई 1-2 आर्काइव्स मिस हो गई, और वो आर्काइव्स नेट हुई थी जी, एक हुई थी 12:05 पे और एक हुई थी 12:08 पे दिन को। इससे पहले वाली आर्काइव भी है, इसके बाद वाली भी आर्काइव है। अब अगर आपकी ये फाइल लॉस हो गई है तो क्या करेंगे, ये फाइल आप रिस्टोर करेंगे, ऐसा ही होगा। आप आर्काइव्स अप्लाई करेंगे तो किस स्टेज तक आएगी है, जहां तक आर्काइव्स हैं, यानी कि आर्काइव्स हैं आपके पास इस स्टेज से पहले तक की। ये 2 मिसिंग है, उसके बाद की भी हैं, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं है, उनका कोई फायदा नहीं है। एक भी आर्काइव मिसिंग है तो उन अगली आर्काइव्स का कोई फायदा नहीं है। अब आप इस डाटा फाइल को ट्यूसडे वाली स्टेट पे, फॉर एग्जांपल 12:04 वाली स्टेट पे आप रख सकते हैं, 12:04 वाली स्टेट पे रख सकते हैं। अब मैंने ये डाटा फाइल रीस्टोर की, रिकवर की ट्यूसडे के को 12:04 वाली स्टेट पे। बाकी सारी जो डाटा फाइल्स हैं वो इस वक्त वेडनेसडे को, इस वक्त टाइम हुआ है शाम के 5 बजे वाली स्टेट पे, तो क्या होगा, मेरी डाटाबेस ओपन हो जाएगी। ये डाटा फाइल जो मिसिंग थी, मैंने इसको रीस्टोर करके रिकवर किया, वो अवेलेबल हो जाएगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि बाकी सारी डाटा फाइल्स पे, कंट्रोल फाइल्स पे चेक पॉइंट नंबर फॉर एग्जाम्पल होगा जी 199 हो सकता है वो, और यहाँ पे जब एक दिन पुराना था, जब ये 12 बजे वाली स्टेट पे, उस वक्त हो सकता है चेक पॉइंट नंबर हो जी 130, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तब इस पे चेक पॉइंट नंबर डिफरेंट होगा, बाकी सारी डाटा फाइल्स पे डिफरेंट होगा, और एक आपको कहेगा ये डाटा फाइल में ऑनलाइन नहीं कर सकता, इसको और रिकवरी की जरूरत है अभी। अब इसको रिकवर करने के लिए यहां से लेकर इस स्टेज तक लेके आने के लिए आपको आर्काइव चाहिए, लेकिन दरमियान में आर्काइव मिसिंग है, आप लेके आ नहीं सकते। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी की पूरी डेटाबेस आपको 12:04 वाली स्टेज पे लेके आनी पड़ेगी। तो आपको सिर्फ वो डाटा फाइल रिस्टोर नहीं करनी पड़ेगी जो कि मिसिंग है, बल्कि सारी डाटा फाइल्स रिस्टोर करेंगे। आप डेटाबेस डाउन करेंगे, रिस्टोर डाटाबेस करेंगे, और फिर रिकवर करेंगे, और रिकवरी करेंगे आप इस टाइम तक। तो इसके बाद से लेकर आज शाम 5 बजे तक जितना डाटा एंटर किया वो सारा गया, आपको मैन्युअली री एंटर करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट रिकवरी या पॉइंट इन टाइम रिकवरी। क्लियर है? जैसे पहले एंटर किया था वैसे करें, क्या कुछ नहीं होता। Incomplete recovery brings the database up to a specified point in time in the past before the recovery operation was requested. For example, आपके पास ये बैकअप है और आपने इस पॉइंट तक रिकवर किया तो इनकम्प्लीट रिकवरी है, और लेट से आपके पास इस वक्त आप इस टाइम के ऊपर है, टाइम ऑफ क्रैश ये है, और आप रिकवरी इस टाइम तक लेके आ जाते हैं, आपका सारा डाटा इस टाइम तक रिकवर हो जाता है, तो फिर ये कंप्लीट रिकवरी है। तो इनकम्प्लीट रिकवरी कब करनी पड़ती है, कंप्लीट रिकवरी कब कर सकते हैं, डिस्कस करते हैं आगे। कंप्लीट रिकवरी का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो डाटा फाइल रिस्टोर करें जो मिसिंग डाटा फाइल है, फिर उनके ऊपर चेंजेस अप्लाई करें। वो ओरेकल ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सारी आर्काइव्स अप्लाई करेगा, उसमें से अंडू को यूज करते हुए पुराना डाटा अंडू करेगा और डेटाबेस आपकी रिकवर्ड स्टेट पे आ जाएगी। इनकम्प्लीट रिकवरी में आप कंप्लीट रिकवरी के केस में सिर्फ मिसिंग डाटा फाइल आप रिस्टोर करेंगे, ठीक है, और इनकम्प्लीट के केस में सारी डाटा फाइल्स रिस्टोर करेंगे। आप रीडू लॉग अप्लाई करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम तक, और फिर आप डेटाबेस को ओपन कर लेंगे रीसेट लॉग्स के साथ। रीडू लॉग के आर्काइव वही रीडू या आर्काइव एक ही चीज है। टाइप्स ऑफ बैकअप एंड रिकवरी, यूजर मैनेज बैकअप, उसमें आरमैन यूज नहीं करते, आप मैनुअली बैकअप लेते हैं, और सर्वर मैनेज बैकअप। तो यूजर मैनेज में ओएस कमांड आपको देनी पड़ती हैं और डीबीए को मैनुअली बैकअप लेना पड़ता है। सर बेसिकली जो आपने पॉइंट इन टाइम रिकवरी की बात की, जब हम उसको रिस्टोर डेटाबेस करेंगे, फिर उसको रिकवर डेटाबेस करेंगे, तो वो रिकवर डेटाबेस के बाद हमें एरर दे देगा। हाँ, तो उस टाइम तक रिकवरी, यहाँ पर आप टाइम खुद बताएंगे, ठीक है, यहाँ आप टाइम खुद बताएंगे कि इस टाइम तक रिकवर कर। अगर सही टाइम बताए तो वो एरर दे देगा, वो एरर दे देगा, उस टाइम तक की रिकवरी वो कर चुका होगा, हाँ, और हमारी ऑपरेशन की रिकॉर्ड हो चुकी है। यस, ठीक है, तो हम फिर क्या करेंगे कि हम अल्टर डेटाबेस क्लियर
क्लियर नहीं करेंगे, आप करेंगे। अब आप ओरेकल को नहीं पता कि आपने आगे रिकवरी करनी है या नहीं करनी, उन्होंने रिकवरी कंप्लीट नहीं की अभी, तो आप करेंगे अल्टर डेटाबेस ओपन रीसेट लॉग्स। इसका मतलब मैं आगे रिकवरी नहीं करना चाह रहा, मैं डेटाबेस को फोर्सफुली ओपन करना चाह रहा हूँ। उस स्टेज तक मार्क कर देगा, कंट्रोल फाइल में भी ऐसे नंबर वही कर देगा, डाटा फाइल में भी वही कर देगा और डेटाबेस ओपन कर देगा। सारी आप रीडू लॉग फाइल्स दोबारा से 1 से स्टार्ट हो जाएंगे, लॉग सीक्वेंस नंबर 1 से स्टार्ट हो जाएगा। आप समझ लें नहीं, आप फौरन से उसके बाद डेटाबेस का फुल बैकअप ले लें। अच्छा, परफॉर्मिंग है यूजर मैनेज बैकअप। यूजर मैनेज बैकअप देखते हैं कैसे करते हैं। अगर आर्काइव लॉग मोड में नहीं है आपकी डेटाबेस तो शट डाउन करें, डाटा फाइल्स को कॉपी करें, और आर्काइव लॉग मोड में है तो टेबल स्पेस को बैकअप मोड में डालें और बैकअप लें। क्लियर है? बैकअप मोड में पहले डाल के बैकअप लेते हैं। मेरी डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में है जी, मैं करता हूँ सिलेक्ट। सबसे पहले तो अगर आपने बैकअप लेना हो यूजर मैनेज बैकअप में, तो आप देखें आपकी डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में है कि नहीं। आर्काइव लॉग लिस्ट के मेरी डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में है, ठीक है। अब मैं ऑनलाइन बैकअप ले सकता हूँ चलती हुई डेटाबेस का, आरमैन के थ्रू भी और यूजर मैनेज भी। मैं आरमैन के थ्रू हम ले चुके हैं, आज यूजर मैनेज बैकअप देखेंगे। यूजर मैनेज अगर आपने बैकअप लेना हो तो आप बैकअप यूजर मैनेज के लेते हैं डाटा फाइल्स का सारे, ठीक है, किनका? डाटा फाइल्स का, और इसके अलावा कंट्रोल फाइल का, और इसके अलावा आर्काइव्स का। आर्काइव और कंट्रोल फाइल का डिफरेंस तरीके से, आर्काइव तो सिंपली कॉपी कर लेंगे आप क्योंकि वो तो यूज नहीं हो रही थी। डाटा फाइल इस वक्त इन यूज है, उसमें डाटा जा रहा है, उनका आपने बैकअप लेने के लिए डेटाबेस डाउन नहीं करनी है आपने, पहले तो देख लीजिए कितनी टेबल स्पेसेस है, उनमें कौन कौन सी डाटा फाइल्स है, वो कहाँ पे। तो आपके लिए dba_data_files का व्यू है, इसमें आप देखें सिलेक्ट टेबल स्पेस _name file _name from dba_data_files ऑर्डर बाय 1। ऑर्डर बाय 1 का मतलब फाइल टेबल स्पेस के नाम से ऑर्डर करें। कॉल फाइल _name फॉर्मेट के छुट्टी कर लेता हूँ ताकि मुझे आउटपुट ये सही नजर आए। कॉल फाइल _name फॉर्मेट के 50 कर लेते हैं। एक क्यूरी है, ये मैंने एग्जीक्यूट किया तो उसने मुझे दिखा दिया है। एग्जाम्पल टेबल स्पेस है, उसमें एक डाटा फाइल है इस लोकेशन पे। sysaugs टेबल स्पेस है, उसमें एक डाटा फाइल है इस लोकेशन पे, एंड सो ऑन। ठीक है ना जी। तो आपने 1 by 1 इन टेबल स्पेसिस का बैकअप लेना है, तो आप करेंगे अल्टर टेबल स्पेस एग्जाम्पल बिगिन बैकअप। बिगिन बैकअप से क्या होगा, वो बैकअप होना शुरू नहीं हो जाएगा। इस टेबल स्पेस की जितनी भी फाइल्स हैं, इस हमारे केस में एक ही फाइल है, इसको फ्रीज कर दिया जाएगा। अब यूजर जितना डाटा एंटर कर रहे होंगे इस टेबल स्पेस की डाटा फाइल पे एक ऊपर चेक पॉइंट नहीं होकर होगा, वो सारा डाटा रीडू लॉग फाइल के अंदर जा रहा होगा बैकएंड में। यूजर को नहीं पता कि ये फाइल फ्रीज हुई है। अब इसमें कोई भी डाटा जो चेंज होगा वो रीडू में जा रहा होगा सारा डाटा। वैसे रीडू में सिर्फ चेंजेस जाती हैं, अब पूरा डाटा रीडू में जाएगा। क्लियर? तो आपने जब इसको बैकअप मोड में डाल दिया तो आप आ जाएंगे उसमें उस लोकेशन पे जहां पे आपकी डाटा फाइल पड़ी हुई है। ये थोड़ा सा दोबारा अल्टर टेबल स्पेस का नाम बिगिन बैकअप। तो जब ये कमांड देंगे तो आपकी टेबल स्पेस बैकअप मोड में आ जाएगी। मीन्स कि आपकी उस टेबल स्पेस की फाइल फ्रीज कर दी जाएंगी, बैकअप होना स्टार्ट नहीं हो जाएगा। बैकअप नहीं हुआ इसका, सिर्फ इसको फ्रीज कर दिया ओरेकल ने। नहीं, सिलेक्ट भी हो सकता है, इंसर्ट भी हो सकता है, अपडेट भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। वो रीडू में जा रहा होगा, एक्चुअली इस फाइल के अंदर नहीं हो रहा होगा। इस फाइल में रीड हो सकता है लेकिन एक्चुअली अपडेट इस फाइल के अंदर चेक पॉइंट नंबर अपडेट नहीं करो, दोबारा से एंड बैकअप कर लेंगे। अब देखें, जब आपने इसको बैकअप मोड में कर दिया तो आप उस लोकेशन पे चले जाएं जहां पे आपकी फाइल है और वहां से उसको कॉपी कर लें बैकअप वाली लोकेशन पे। ठीक है, तो क्योंकि ये मेरी डिस्क ग्रुप के ऊपर पड़ी हुई है तो मैं ASM/CMD के थ्रू जाऊंगा वहां पे। मैं ऑलरेडी गया हुआ हूं डाटा फाइल के लोकेशन में, और वो डाटा फाइल हमने कौन सी टेबल स्पेस की है जी? हाँ, एग्जाम्पल की है। तो एग्जाम्पल टेबल स्पेस की फाइल को मैं कर लूंगा कॉपी, और जहां पे आप इसको कॉपी करना चाहते हैं, लेट्स से मैं इसको करना चाहता हूँ U01 में बैकअप का फोल्डर है, वहां पे कॉपी करना शुरू कर दें। चाहे वो आपकी जी नहीं, इसमें सिर्फ CP की। जब ये कॉपी हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो फिर आप करें अल्टर टेबल स्पेस एंड बैकअप। एंड बैकअप जरूर करना है, अदरवाइज बैकअप मोड में रहेगी, उस टेबल स्पेस पे चेक पॉइंट नंबर अपडेट नहीं होगा, बाकी डेटाबेस पे चेक पॉइंट नंबर अपडेट होता है। जैसे एंड बैकअप करेंगे अब ओरेकल ऑटोमेटिकली इसको सिंक्रोनाइज कर देगा, उसमें ऐसा डाटा जो नहीं गया था वो सिंक्रोनाइज कर देगा इसके साथ ऑटोमेटिकली।
उस पर चेक करना पड़ेगा। ये तो उस सिचुएशन में जब हमारी आर्काइव मोड, हाँ मोड में, आर्काइव लॉक मोड में, तो फिर हम बिगिन और एंड बैकअप दे सकते हैं। हाँ, वरना तो हम शट डाउन करके फिर कॉपी पेस्ट कर कोड कॉपी सकते हैं। पेस्ट कर सकते हैं। वो तो सिंपल है ना, उसमें तो कुछ भी नहीं, आपने शट डाउन करनी है, इमीडिएट कॉपी पेस्ट। अब सर ये जो फाइल है, ये वही फाइल है जहाँ से डिलीट। अब ये करते हैं ना, नेक्स्ट टेबल स्पेस का बैकअप ले लें, अल्टर टेबल स्पेस 1 बाय 1 सबका आप ले लेंगे, ठीक है। या आप ये भी कर सकते हैं, ओरेकल कहता है 1 बाय 1 लें। जैसे आपके पास 50 टेबल स्पेस है, 1 बाय 1 उनको बैकअप मोड में डालें और बैकअप ले लें। क्योंकि अगर आपने सबको एक ही दफा बैकअप मोड में डाल दिया तो क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा आर्काइव जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, आर्काइव लोकेशन फुल हो जाएगी, तो फिर आपको मसला हो जाएगा, ठीक है। तो आप 1 बाय 1 करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ अल्टर टेबल स्पेस sysaugs begin बैकअप। अब ये देखने के लिए कि ये बैकअप मोड में है कि नहीं, या बाद में आपको देखना हो यार मैंने बैकअप लिया तो मुझे पता नहीं कौन सी टेबल स्पेस मैंने बैकअप मोड में डाली थी, तो उसके लिए आपके पास एक व्यू है $$ बैकअप के नाम से। इसमें फाइल का नंबर ले लें, एक फाइल नंबर कामा स्टेटस फ्रॉम $$ बैकअप। अब देखिए फाइल नंबर 2 मुझे एक्टिव दिखा रहा है। ऐसी फाइल जिसका स्टेटस $$ बैकअप के अंदर एक्टिव नजर आ रहा हो, इसका मतलब वो बैकअप मोड में है। समझ आ गई? $$ बैकअप से आप देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी फाइल है जो बैकअप मोड में है, क्योंकि आप किसी टेबल स्पेस को बैकअप मोड में डालेंगे तो उसकी अल्टीमेटली उसकी डाटा फाइल को ही वो करेगा ना बैकअप मोड में। टेबल स्पेस खुद कुछ भी नहीं है, वो ग्रुप ऑफ डाटा फाइल्स को एक टेबल स्पेस कहते हैं आप। अच्छा, अब इसको भी कॉपी कर लेते हैं तो फिर बैकअप मोड एंड करेंगे। ये रिपीट करें सर, 1 मिनट, sysaugs वाली को कॉपी करते हैं। कॉपी कंप्लीट होगी, मैं करूंगा जी अल्टर टेबल स्पेस एंड बैक। अच्छा, आप क्या क्वेश्चन कर रहे थे? सर वही मैं कह रहा था कि जो एक्टिव है वो बेसिकली बैकअप मोड में है। हाँ, मीन्स कि जब आप किसी टेबल स्पेस को बैकअप मोड में डालते हैं तो उसकी डाटा फाइल्स को फ्रीज कर देता है ना। उस फाइल का नंबर और उसका स्टेटस आप देख सकते हैं कि कौन सा फाइल नंबर जो है ना, हर फाइल का एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है। मैं दोबारा करता हूँ सिलेक्ट फाइल नंबर कामा आप देखें नॉट एक्टिव, इसका मतलब मैंने उसको एंड बैकअप कर दिया। तो अब वेरीफाई करने के लिए कि आपने एंड बैकअप किया भी है कि नहीं किया, आप इसके थ्रू देख सकते हैं कि यार आपने बैकअप लिया था, बैकअप मोड में करके एंड बैकअप हुआ है कि नहीं हुआ। क्लियर? तो इस तरीके से 1 बाय 1 आप, मैंने अभी 2 टेबल स्पेसिस का लिया है, आप 1 बाय 1 इस तरह करेंगे, सारी टेबल स्पेसिस का बैकअप ले लेंगे। जब ये बैकअप कंप्लीट हो जाएगा तो एंड में आपने करना है कंट्रोल स्विच लॉक स्विचेस करने तो 3, अल्टर सिस्टम स्विच लॉग फाइल मैनुअली, फिर एक और लॉग स्विच, 2-3 कर लें आप। उसके बाद देखें आर्काइव्स कहाँ पे जनरेट हुई हैं। आर्काइव लॉग लिस्ट के थ्रू देख सकते हैं, आर्काइव्स की लोकेशन मेरे पास ये है, या $$ आर्काइव उसको लॉग के नाम से व्यू है। इसमें आर्काइव का नाम आपको बता रहा होता है, ये नेम देखेंगे तो आर्काइव पूरी दिखाएगा कहाँ पे जनरेट हुई है, ठीक है। सेलेक्ट नेम फ्रॉम $, अब ये सारी आर्काइव दिखा रहा है कहाँ पे जनरेट हुई है, ठीक है। अच्छा, यूजर 1 में आर्काइव के फोल्डर में ही हुई है, आप सिंपली जाके आर्काइव को कॉपी कर लें। तो ये लेट से मेरे पास आर्काइव है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, कॉपी static.dpi/u01/बैकअप। तो बैकअप के फोल्डर में उनको आर्काइव्स को कॉपी करूँगा। मेरे पास डाटा फाइल का बैकअप आ गया, आर्काइव का आ गया, अब कंट्रोल फाइल रह गई है। अब आपने कंट्रोल फाइल का बैकअप ले लेना है, आप करेंगे अल्टर डेटाबेस बैकअप कंट्रोल फाइल 2 और नाम और पाथ दे दें।
कंट्रोल अंडरस्कोर लेट से आज की डेट डाल दें, अंडरस्कोर अपनी डेटाबेस का नाम डाल दें, कोई एक्सटेंशन दे दें, इस लोकेशन पे इस नाम से कंट्रोल फाइल को कॉपी कर देगा वो कंट्रोल फाइल का। तो आपके पास ये बैकअप कंप्लीट आ गया। अब आपके पास सारी डेटा फाइल्स का आपने उनको फ्रीज करके बैकअप ले लिया था, फिर आपने आर्काइव्स का बैकअप ले लिया था मैनुअली कॉपी करके, और कंट्रोल फाइल को आपने इस तरीके से बैकअप कर लिया। तो ये दिस इज योर कंप्लीट बैकअप। अगर आपका कोई इशू होता है आप रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपने सारी टेबल स्पेसिस को एक वक्त में बैकअप मोड में डालना हो तो ऑल्टर डेटाबेस बिगिन बैकअप कर दें, तो सारी टेबल स्पेसिस बैकअप मोड में आ जाएंगे। फिर सबको आप एक ही वक्त में कॉपी कर सकते हैं, और जब वो कॉपी हो जाए तो ऑल्टर टेबल स्पेस, ऑल्टर डेटाबेस एंड बैकअप, ये आप उसमें वीडा से बैकअप से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जब ऑल्टर डेटाबेस बिगिन बैकअप करेंगे तो सारी फाइल्स आपको एक्टिव स्टेट में नजर आएंगी। तो ये एक्टिविटी जैसे ऑफ टाइम में या वीकेंड में हो सकती है, क्या चीज? आपको पता है संडे में कोई यूजर, हाँ, है ना, आम हो सकती है, लेकिन आम में फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको, फिर यूजर्स को थोड़े से परफॉर्मेंस के इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपकी फाइल्स जो फ्रीज होंगी, एरर कोई नहीं आएंगे लेकिन थोड़े से परफॉर्मेंस लो। अच्छा सर, ये जो अल्टर डेटाबेस बैकअप कंट्रोल फाइल दो, हाँ, ये कंट्रोल फाइल को बैकअप मोड में नहीं डाल सकते आप, कंट्रोल फाइल इस कमांड के थ्रू बैकअप करता है। अच्छा सर, ये जो हमारे पास कंप्लीट बैकअप आया है, इसका और जो आर्काइव जनरेट हो रही है उनका आपस में रिलेशन होगा? देखिए, ये जो बैकअप आ गया ना, अब कभी आपने रिस्टोर, कभी आपका क्रैश हो जाता है तो ये बैकअप रिस्टोर करेंगे, उसके बाद की सारी आर्काइव्स अगर आपके पास हैं तो वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। उसके बाद की जो आर्काइव कैसे पता, टाइम से पता चलेगा? हाँ, वो वीडा से आर्काइव से पता चल जाएंगे। अगर आप रिकवरी करेंगे तो आर्काइव पूछेगा ये आर्काइव मुझे चाहिए, आर्काइव में जाके देखेंगे ये आर्काइव है, तो वो आर्काइव आपको देगा, खुद ही पूछ लेगा आपसे, कहेगा ये मुझे, ये आप रिकवर डेटाबेस करेंगे ना, वो खुद ही आर्काइव मांगेगा, ये आर्काइव मुझे चाहिए, वो आर्काइव आप देंगे वो रिकवरी कर देगा। हाँ जी, समझ आ रही है? और यही तो आप डेटाबेस को, टेबल स्पेस को बैकअप मोड में क्यों डालेंगे? बैकअप मोड इसलिए जरूरी है कि लेट्स से आप एक डाटा फाइल को कॉपी कर रहे हैं तो एक ब्लॉक कॉपी हो रहा है, उस दौरान उसमें डाटा राइट भी हो रहा है, अगर तो आधा डाटा राइट हुआ आधा नहीं हुआ तो ब्लॉक कॉपी हो गया, तो द ब्लॉक इज कॉपीड एट द टाइम T2, ब्लॉक आपका फ्रैक्चर्ड होगा, यानी कि आधा उसमें डाटा भी राइट हुआ था, आधा डीबी राइटर राइट कर रहा था, उस दौरान वो कॉपी हो गया तो फ्रैक्चर्ड ब्लॉक होगा। उसको रिकवर करने के लिए फिर आपको रिडू चाहिए होगा, और दूसरा आपको फिर दूसरा ये कि आपको बैकअप मोड में डालेंगे तो फिर वो सारा के सारा उस ब्लॉक का इमेज जो है ना उठा के वो रिडू में भी डाल रहा होगा, कॉपी कर रहा होगा। तो अगर आप बैकअप मोड में नहीं डालेंगे तो फिर वो फाइल रिकवरेबल नहीं होगी, वो उसको आर्मिन को पता है, आप जो आपकी डाटा फाइल कॉपी करेंगे आप मैनुअली, वो फाइल आपकी करप्टेड फाइल होगी। बैकअप मोड में डाल के अगर कॉपी करेंगे तो ओरेकल फिर टेक केयर करेगा कि ऐसे ब्लॉक्स जो आधे कॉपी हुए आधे नहीं हुए उनके इमेजेस वो उठा के रखेगा रीड ब्लॉक फाइल्स के लिए, ठीक है। फाइल्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनका आपने बैकअप लेना हो? डाटा फाइल से या db_data_ फाइल्स के थ्रू। कंट्रोल फाइल देखनी हो तो नेम फ्रॉम से कंट्रोल फाइल करेंगे। अगर आपने नो आर्काइव लॉग मोड में कोल्ड बैकअप लेना है तो शट डाउन इमीडिएट करें, सारी फाइल्स को कॉपी करें, जब कॉपी कंप्लीट हो जाए कंट्रोल फाइल को कॉपी करें, ऑप्शनल है आप रीडू लॉग फाइल्स को भी कॉपी कर लें और डेटाबेस स्टार्टअप कर दें। ये तो कर लेंगे आप, कोल्ड बैकअप ले लेंगे। कैसे? सारी डाटा फाइल्स आइडेंटिफाई करें कहाँ पे पड़ी हुई है, डाटा फाइल से या DB_डाटा फाइल्स में से, से कंट्रोल फाइल से आपकी कंट्रोल फाइल्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और से लॉग फाइल से रीडू लॉग फाइल्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डेटाबेस शटडाउन प्रॉपर करें और उन सारी फाइल्स को कॉपी करके पेस्ट कर लें। जब वो हो जाए डेटाबेस स्टार्टअप कर लें। दिस इज योर कोल्ड बैकअप, इसको रिकवरी की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन बैकअप कैसे लेंगे? वही फाइल नेम टेबल स्पेस नेम फ्रॉम db_data_ फाइल्स कर लें, फिर आप 1 by 1 टेबल स्पेसिस को बैकअप मोड में डालें। अल्टर टेबल स्पेस का नाम बिगिन बैकअप, उसकी फाइल्स कॉपी करें। जब वो कॉपी हो जाए तो अल्टर टेबल स्पेस का नाम एंड बैकअप, ठीक है। 1 by 1 सारी कर लिया आपने। कंट्रोल फाइल बैकअप करना हो तो अल्टर डेटाबेस बैकअप कंट्रोल फाइल 2 और फाइल का नाम और पाथ दे दें। और एक और तरीका भी है अल्टर डेटाबेस बैकअप कंट्रोल फाइल 2 ट्रेस का मतलब ये कंट्रोल फाइल क्रिएट करने का स्क्रिप्ट जनरेट कर देगा और ये स्क्रिप्ट वहां पे जनरेट होगा जहां पे आपकी अलर्ट लॉग फाइल आपने देखी थी, ट्रेस के फोल्डर में, डायरेक्ट के अंदर ट्रेस के फोल्डर में। लेकिन ये ट्रेस के थ्रू जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है आपका। दिस इज कॉल्ड बाइनरी बैकअप, ये आपने जरूर बैकअप लेना है। इमेज कॉपी बैकअप इसको कहते हैं। तो ये आपको अगर आपके पास होगा तो आप रिकवरी कर सकेंगे, ठीक है। ये जो ट्रेस होगी सर, ये शेल टाइप फाइल होगी या ये टेक्स्ट फाइल होगी? टेक्स्ट फाइल होगी।
यानी दोबारा हमें उसको कॉपी करके रखना पड़ेगा ना? हाँ कॉपी, नहीं उसको कॉपी करके रख लें, उसमें से क्रिएट कंट्रोल फाइल के कमांड कॉपी करने होगा, क्रिएट कंट्रोल फाइल कभी रिक्रिएट करनी पड़ जाए उसके थ्रू आप रिक्रिएट कर सकते हैं। अब कंप्लीट रिकवरी परफॉर्म करते हैं यूजर मैनेज बैकअप की। हमने बैकअप ले लिया हुआ था, अब कोई एक डाटा फाइल में रिमूव कर रहा हूं। कौन कौन सी फाइल्स का हमने बैकअप लिया था जी? सिसॉक्स का लिया था और एग्जाम्पल का लिया था। एग्जाम्पल फाइल में रिमूव करता हूँ, ये ना हो वो रिमूव करते हैं जिसका बैकअप ही नहीं है तो फिर मसला हो जाएगा। RM-F एग्जाम्पल स्टैटिक करेंगे तो ऐसी फाइल जिसका नाम एग्जाम्पल से स्टार्ट होगा वो रिमूव कर देंगे। रिमूव होगी, स्टार्टअप करते हैं डेटाबेस। उधर हमें इस वजह से दिया कि वो हमने जो एसपी फाइल पैरामीटर्स चेंज की थी, क्या चीज दोबारा था? वो एक वो एसक्यूएल प्लस का सेक्शन था। जब आप डेटाबेस डाउन करते हैं तो सारे एसक्यूएल प्लस के सेक्शंस में डिस्कनेक्ट कर देता है आपको, सिर्फ उस सेक्शन में रहने देता है जिसमें आप कमांड देते हैं शटडाउन की, उसमें कनेक्टेड रहते हैं, बाकी सब में डिस्कनेक्ट कर देता है। ठीक है, अब उन्हें एरर दे दिया ये फाइल मिसिंग है। अब सिंपली क्या करेंगे, अब क्योंकि ASM पे है तो ASM के डिस्क रूट के ऊपर जाना पड़ेगा, दोबारा फाइल कॉपी करें, वो पूरा पाथ दें फाइल का, फाइल का नाम है जी और जहां पे करनी है उसका पाथ दे दें। पाथ ये है जी प्लस डेटा, ऊपर वाला बात है, ऊपर भी लिखना है। आप डॉट भी कर सकते हैं, अगर आप उसी पाथ पे तो डॉट कर दें, डॉट कर दें तो करंट लोकेशन पे कॉपी कर देगा। SMCMD में तो सर ये काम नहीं है, ये इसकी जो नहीं है सर यूटिलिटी और लिनक्स की डॉट वाली, या ऐसे पे भी डॉट में हो जाता है सर? हो सकता है, देखते हैं कि अब तो मेरे ख्याल में इसी वजह से एरर दे रहा है। तो लिनक्स में डॉट पे हो सकता है, इससे इसमें नहीं हो सकता मेरे ख्याल में, तभी एरर दे रहा है। प्लस फाइल का नाम लिखा दे देते हैं, एरर दे रहा है। एरर देखते हैं क्या देता है जी। कॉपिंग दिस टू दिस, अच्छा हमें सिंगल कोर्स में देना पड़ेगा, दोबारा से करते हैं। सिंगल कोर्स में नहीं करा। फाइल का नाम भी दे के देखते हैं।
सिंगल फाइल क्रिएशन फॉर्म, आप करें ज़रा, आपके पास ये ऐसे देखें, आपने फाइल का नाम डिफरेंट रखना है। वो जो आप डॉट के फॉर्मेट में देंगे ना, तो ये ऑटो जो आप जब फाइल का नाम, जब आप फाइल क्रिएट करते हैं ना, ओरेकल मैनेज फाइल, यानी कि ओरेकल खुद से फाइल का नाम देता है, तो फाइल का नाम डॉट आके कोई नंबर दे देता है। तो आपने जब ASM पे OS की फाइल को लेके आनी है तो डॉट में उसका नाम नहीं देना आपने, ठीक है। मैंने क्या किया, सिंपली CP, ये -F लगाना जरूरी नहीं है, फाइल का नाम दें और डेस्टिनेशन फाइल का नाम चेंज कर दें, लेकिन उसमें डॉट नहीं आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने फाइल, अब यहाँ पे आप आएंगे आर में, इस पे डेटा फाइल पे अल्टर रिकवर, या आप करेंगे अल्टर डेटाबेस ओपन, तो फिर भी एरर देगा ये फाइल मुझे नहीं मिल रही, क्योंकि फाइल का नाम तो आपने चेंज कर दिया हुआ है, यहाँ पे डिफरेंट नाम से फाइल है। तो आप यहाँ पे कमांड देके फाइल का नाम यहाँ पे चेंज कर दें, अल्टर डेटाबेस रीनेम फाइल, सिंगल कोट्स में पुराना नाम और पाथ, टू नया नाम और पाथ। एग्जाम्पल हमने क्या किया था फाइल का नाम, एग्जाम्पल 01, सॉरी 2 दफा पोर्ट आ गया। ठीक है, अब फाइल का नाम यहाँ पे कंट्रोल फाइल में भी चेंज हो गया, क्योंकि अदरवाइज कंट्रोल फाइल में पुराना नाम पड़ा हुआ था। आप करें अल्टर डेटाबेस ओपन, वो रिकवरी खुद ही कर लेगा। अगर वो उसको आपकी डेटाबेस प्रॉपर डाउन नहीं हुई तो उसने एरर दे दिया है। यहाँ पे आप करेंगे रिकवर डेटा फाइल